पोटेंशियल का पार्ट है। ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लो ये मेरा एक चार्ज पार्टिकल है प्लस Q1। ठीक है। लेट अस से इसका मास m है और मैंने एक दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां रखा, या दोनों का चार्ज भी सेम कर देते हैं, चलो Q ही कर देते हैं, मास सेम करने वाले हैं तो हम चार्ज भी सेम ही कर देते हैं। ठीक है, Q ही कर देते हैं, राइट। तो ये Q हो गया, ये M हो गया, ये Q हो गया, ये M हो गया। अब आप मुझे बताओगे एक एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बिल्कुल अनम्यूट करके सबको बोलना पड़ेगा, जिससे मैं पूछूंगा, रैंडमली कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं दूर बना देता हूं। मैंने इसको u स्पीड से दूसरे चार्ज की तरफ थ्रो किया, राइट। मैंने इसको u की स्पीड से दूसरे चार्ज की तरफ थ्रो किया। अब आपको बताना है कि क्या क्या आगे होगा इसमें। ठीक है, एनालिसिस पूरी आप लोग बताओगे मेरे को, राइट। तो कौन समझाना चाहेगा मेरे को क्या क्या होगा आगे? पहले एक बार देख लो, सोच लो, समझ लो, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सर ये स्टेशनरी है ना, ये रुका हुआ है। ठीक है। सर उस वाले चार्ज पे रिपेल करता हुआ फोर्स भी लग रहा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और हमने भी फोर्स लगाया, तो फिर अगर हमारा फोर्स ज्यादा होगा तो वो जाकर उस चार्ज को हिट करेगा और फिर से रिपेल हो जाएगा। जब वो हिट करेगा तो उसमें कंडक्शन होगी और वो फिर रिपेल हो जाएगा। हम्म। और कोई? क्या होगा मयंक? सर जो फर्स्ट चार्ज है वो सेकंड चार्ज को हिट करने से जस्ट पहले वो फिर से अपनी पोजीशन में रिपल्शन फोर्स की वजह से वापस आ जाएगा। कि अगर ये इसको हिट भी करा तो कोलिजन का अगर कॉन्सेप्ट लगाए तो अगर ये स्टेशनरी पे है तो इसकी वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी u है, तो वो एक्सचेंज हो जाएगी मेरे हिसाब से। और कोई? रिशल क्या होगा? सर तो सर जो लेफ्ट वाला है सर, उसके ऊपर जो हम सर फोर्स अप्लाई करेंगे सर, उसके बाद जब वो स्पोर्ट्स के साथ आगे बढ़ेगा तो उसके ऊपर एक सर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सर दूसरे की वजह से। और सर जैसे ही वो फोर्स सर मतलब उसको ओवरकम करेगा सर, उसके बाद वो रिपेल होना शुरू हो जाएगा, मतलब पूरी डायरेक्शन, मतलब उसी की डायरेक्शन में सर एग्जैक्टली अपोजिट बहुत से वो आएगा। बहुत 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 अच्छे से एक्सप्लेन किया इसने। वेरी गुड यार, वेरी गुड। बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, वो हिट क्यों करेगा, कोलिजन क्यों होगा? कोलिजन तो होगा ही नहीं। ठीक है भाई, चलो अर्शी आप बताओ। सर जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपेल होगा। सारे लोग ना आंसर कर रहे हो, कोई ना मेरे से सवाल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आपका पहला सवाल ये होना चाहिए, ठीक है,
जो आपको सोचना चाहिए, चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई जब मैंने इसे रिलीज किया, ठीक है, तो क्या ये दोनों चार्ज एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं? पहला सवाल कि क्या ये दोनों चार्ज एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, और क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो मैं इसको मूव नहीं करता हूं, ठीक है, मेरा ये प्लस क्यू है, ये एम है, और ये प्लस क्यू है, ये एम है, मैंने किसी को कुछ थ्रो नहीं किया, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, सपोज करो, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं ये, तो फोर्स जो होगा इस पे रिपल्शन फोर्स लगेगा दोनों पे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या ये पूरा सिस्टम न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा? सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन हुई तो करेगा। गलत, फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, अभी बोलते हो सारी थ्योरी रिवाइज करी मैंने। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही दोनों जनरेट करेंगे ना, और अलग से कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है? कुछ नहीं आने वाली, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर कॉमन ही कहने का होती है। मतलब अगर वो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी अलग तुम्हारी अलग तो हो ही नहीं सकती, मेरा फिजिक्स नहीं अलग सर तुम्हारा आपने फिजिक्स पहले अलग नहीं हो बोला था ना, सकता। आपने इस ठीक है, वाले में बोला था कि अगर बाहर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मैंने इसलिए बोला। नहीं वो तो मैंने बता दिया ना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली इनकी कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन ही होगी हमेशा, ये चीज तो अपने दिमाग से निकाल दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी अलग तेरी अलग होगी, वो होती है मेरी अलग तेरी अलग, लेकिन जब वो एक साथ आ गए और एक दूसरे के ऊपर फील्ड लगना चालू हो गया, तब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम में कन्वर्ट हो गया ना, तो कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड उनके चारों तरफ होगी। हम लोग सबकी दोनों की अलग अलग फील्ड लाइंस नहीं बनाते, कॉमन फील्ड लाइंस बनाते। मेरा सवाल ये है कि क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा? यस सर। किसको किसको लगता है कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा? जरा हाथ पांव उठाओ। कृष्णा, ऋषल, स्वाति, यश। देखो ऑल ऑफ यू गॉट टू बी अटेंटिव, ऑल ऑफ यू हैव टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, अदरवाइज ना मेरे को फिर प्राइमरी स्कूल वाली हरकतें करनी पड़ेंगी जो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि आप बड़े हो गए हो। आई वुड आस्क माई कोऑर्डिनेटर टू टॉक टू योर पेरेंट्स कि भैया ये बच्चा क्लास में नहीं बोल रहा, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं फिर आप सबको, प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने, मेरी बेटी अभी नर्सरी क्लास 1 में, तो उसकी क्लास चलती है, तो टीचर वीडियो चालू करवाती है। यार अब तो आप लोग तो बड़े हो गए, आईटी क्लास में हो, और वीडियो नहीं चलवाने का सिर्फ मात्र एक ही रीजन है कि हम नहीं चाहते कि आपका डेटा कनेक्शन ज्यादा खर्चा हो। वी अंडरस्टैंड दिस, यही रीजन है कि हम लोग बहुत ज्यादा वीडियो पे फोकस नहीं रखते। ऑडियो हमने दिया हुआ है, सबको बोलना पड़ेगा अदरवाइज फिर हम यहाँ से नाम नोट करेंगे, अपने कोऑर्डिनेटर्स को बोलेंगे भैया इनके पेरेंट्स से हमारी बात करो, क्योंकि ये बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ये काम नहीं कर रहे। कोई मतलब नहीं निकलता इन सब चीजों का। आई थिंक बड़े हो गए हो, कॉलेज जाने वाले हो, अपनी जिम्मेदारी खुद ही समझना चाहिए, ठीक है। चलो एनीवे, सो अगर मैंने वीडियो चालू करवाया, वीडियो चालू करके मैंने सेशन को रिकॉर्डिंग में डाला, तो सेशन कभी हैंग होगा, कभी आप बोलोगे कुछ तो वॉइस हैंग होगी, उस रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब पर डालूंगा तो वो वीडियो बहुत हैवी होगी, ठीक है। और आप कभी रिवीजन के लिए जब सोचोगे फटाफट मैं देख लूं, तो फिर उसको भी, उसमें भी दिक्कत होगी हर जगह। थोड़ा सा हमें ऐसा सिस्टम रखना है कि जिसमें इकोनॉमिकल सिस्टम हो, आपके लिए भी हमारे लिए भी, राइट। तो अगर ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करेगा, ठीक है, अब ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ अगर कोई सिस्टम मेरा फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसका सेंटर ऑफ मास बदलेगा नहीं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बिल्कुल, यानी कि अगर मैंने दो चार्ज रखा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो अब इसको स्लो मोशन में देखते हैं
कि मेरा ये वाला चार्ज जो है ना वो धीरे 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 इसकी तरफ जाएगा। कब तक जाएगा? जब ये इसकी तरफ मूव कर रहा है तो जो मोशन है वो कैसा होगा अर्शिया? यूनिफॉर्म होगा, Transverse. नॉन यूनिफॉर्म होगा? अच्छा, मोशन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि स्पीड चेंज नहीं होगी। आप ये बोल रहे हो मतलब कि ये यू स्पीड में यहां भी था और जब इस पोजीशन में पहुंचा तब भी ये यू स्पीड में रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डिंग होगा ना। तो पहली आप लोग ये पॉइंट्स नोट करते जाना कि पहली बात तो क्या होगा कि मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और एक टाइम पे आकर के, ठीक है, अब मुझे अब अगली चीज बताओ, अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यार ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, समझना बात को, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। ये यू स्पीड क्या इसने अपने आप ले ली? किसी ने तो दी होगी ना। यस सर। मतलब फोर्स लगा होगा तभी तो वो उसकी तरफ आया। और ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। तो जब ये चलना चालू हुआ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब ये चलना चालू हुआ, ठीक है, तो दूसरी वाली जो बॉडी है इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है। जो दूसरी वाली बॉडी है, ए वाला चलना चालू हुआ, तो बी क्या करेगा? बी आगे बढ़ेगा, वहीं रहेगा, क्या करेगा? सर वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर बी पे हमने अपना रेफरेंस पॉइंट रखा है तो बी नहीं हिलेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास पे रखा है तो बातें बहुत किस्मत वाले हो कि ऑफलाइन ऑनलाइन पे हो, ऑफलाइन में है तो मैंने अब तक थप्पड़ जड़ देना था। अब बताओ मैंने क्यों थप्पड़ जड़ना था? क्या गलत बोला आपने? आप ही बताओ, चलो जल्दी बताओ क्या गलत बोला आपने। और गलत नहीं बोला है, पाप किया है अभी अभी आपने। 2 साल फिजिक्स पढ़ने के बाद ऐसे स्टेटमेंट पाप है। क्या गलत है ज्योति? जल्दी बताओ, आप बताओ। बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, जो बोला उसी को दोबारा बोलो, चलो। रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर बी पे रेफरेंस फ्रेम है तो नहीं मूव करेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास पे रेफरेंस फ्रेम है तो दोनों मूव अच्छा, करेंगे। अब सिद्धार्थ बताएगा कि सिद्धार्थ इस स्टेटमेंट में गलत क्या है। सर मूव तो दोनों ही एग्जैक्टली मूव तो होंगे यार। मूवमेंट रेफरेंस फ्रेम से कैसे रोक लोगे किसी चीज का आप? रेफरेंस फ्रेम हम यूज करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, मोशन को डिफाइन करने के लिए। रेफरेंस फ्रेम एक इमेजिनरी चीज है कि वो आपके होने वाले मोशन को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रही है। रेफरेंस फ्रेम मेरी स्पीड थोड़ी रोक लेगी कि मैंने रेफरेंस फ्रेम इसके ऊपर रख दिया तो ये नहीं मूव करेगा। अरे मैंने इसके ऊपर रेफरेंस फ्रेम रख दिया। आप जो ज्योति बोल रहे हो समझने की कोशिश करो। मान लो ये यू स्पीड से चल रहा है, ये यू स्पीड किसके रेस्पेक्ट में है? सेंटर ऑफ मास। नहीं रे बाबा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ये यू स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। और अगर आपने यहां रेफरेंस फ्रेम सेट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आगे नहीं जा रहा, ये आगे तो जा रहा है, लेकिन हम इसे अज्यूम करेंगे जीरो, तो उसके करस्पॉन्डिंग यू को रिड्यूस करना पड़ेगा मेरे को। यही तो कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रेफरेंस फ्रेम मेरा मोशन थोड़ी रोक लेगा। ओके सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी समझ में आया कहां गलती हुई? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ
कि मुझे आपको ये चीज खुद से मेरे को बतानी पड़ेगी कि ये बी वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा यू वेलोसिटी से चलना चालू किया, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो बी वाला क्या करेगा? बी में मोशन होगा या नहीं होगा? सर होगा। होगा ना, भाई रिपल्शन फोर्स लग रहा है और ये आगे आ रहा है धीरे धीरे, है ना। जैसे जैसे आगे आएगा इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा, तो फोर्स वेरिएबल हो गया, तो ये भी आगे मूव करना चालू करेगा। अब ये किसी भी वेलोसिटी से जा रहा होगा, लेकिन जब ये आगे मूव करना चालू करेगा बी, तो उसकी जो स्पीड होगी वो यू से कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी, ठीक है। अब ये u आता गया आगे आता गया, ठीक है, ये दोनों चल रहे हैं, ठीक है, ये जो है थोड़ा तेज चल रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा धीरे चल रहा है। अब दोनों ये, अगर ये तेज चल रहा है u की वैल्यू, या इसको मैं v1 ले लेता हूँ, इसको v2 ले लेता हूँ, तो v1 की वैल्यू अगर v2 से ग्रेटर है तो ये इसके पास आता रहेगा, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी जो स्पीड होगी और इसकी स्पीड जो होगी, क्योंकि ये रिटार्डिंग मोशन हो रहा है, ए का जो मोशन है वो रिटार्डिंग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैकेनिक्स घुस गई है इसमें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और ऐसा क्वेश्चन एक मेंस में पक्के से पक्का ही आता है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, पूरी मैकेनिक्स सही है, इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगानी है हमें। तो देखो ये जब यू है, यू का मोशन रिटार्डिंग है, जो मेरा ब्लॉक ए है ये रिटार्डिंग मोशन है, और ब्लॉक बी का मोशन कैसा है? एक्सलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग मोशन है। तो बी की स्पीड यू से धीरे धीरे कम होती जा रही है, ए की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, सॉरी बी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ए की स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब दोनों की स्पीड कॉमन हो जाएगी। आई बात समझ में? यस सर। और इस समय पे जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। इस समय में इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा मिनिमम डिस्टेंस। जस्ट इस पोजीशन के बाद ए वाला रिपेल होके दूसरे डायरेक्शन में जाने लगेगा। जस्ट इस पोजीशन के बाद ए वाला जो है वो रिपेल होके दूसरे डायरेक्शन में जाने लगेगा। ये कहानी समझ में आ रही सबको? यस सर। अब ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, ये समझो। ये कहानी न्यूटन थर्ड लॉ में छुपी हुई है कि भैया जब मैंने इसको डाला किसी स्पीड के साथ में, ठीक है, तो यार उसने सिस्टम को डिसबैलेंस कर दिया, उसने सिस्टम को डिसबैलेंस कर दिया, ठीक है। उस सिस्टम को वापस न्यूटन थर्ड लॉ तक पहुंचाने के लिए बॉडी बी भी मूव करना चालू कर दी, क्योंकि दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए ना, तभी तो न्यूटन थर्ड लॉ लग पाएगा वहां पे, ठीक है। तो अब बी वाला जो धीरे धीरे अपना डिसिलरेट होता गया, रिटार्ड होता गया, सॉरी बी वाला जो एक्सेलरेट होता गया, ए वाला रिटार्ड होता गया। एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने अपना सिस्टम वापस से बैलेंस कर लिया। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या होगी कि मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, एफ एक्सटर्नल इज 0, देयरफॉर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, ठीक है, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम वी प्लस एम वी, दोनों की वेलोसिटी निकाल लो, तो v की वैल्यू यहां से क्या आ गई? u/2। क्लियर है यहां तक? सर एफ एक्सटर्नल आप 0 कह रहे हो, वो पूरे सिस्टम के लिए क्या सिंगल मतलब? पूरे सिस्टम के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है सर।
है ना? बट सर हम स्टार्टिंग में तो फोर्स लगा ही था कहाँ लगा? external। दिखाओ मुझे कहाँ लगा। सर फिर वो यू स्पीड कैसे अटेन? कहीं से भी आया हो, मुझे क्या लेना देना। ओके सर। फिर आप लोग वही गलती कर रहे हो, यही चीज हमने 11th में बहुत बार डिस्कस करी थी। भैया फोर्स लगा तो मुझे दिखाओ कहाँ लगा। ओके सर। फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू मोमेंटम ना, अभी तो हमने मोमेंटम वाला पार्ट ले लिया यहाँ पे। मैकेनिक्स दोबारा करनी पड़ेगी तुम लोगों को अच्छे से। पिछले साल भी हमने बहुत से सब डिस्कस किया था, बट सब भूल रहे हो, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, याद करो। ब्लॉक था एम मास का, ठीक है, इसको ए एक्सेलरेशन है, राइट, ये आगे जा रहा है, ठीक है, कितने देर बाद ये रुक जाएगा अगर मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है तो वहां पे एम ए जो होता है, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इन दोनों का ये तो इंटरनल फोर्स होता है ना। F इज इक्वल टू एम ए अगर कर देते हैं हम लोग, तो ये एक्सटर्नल इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल। ये हमने बहुत समझाया था मैंने डिटेल में आपको कि फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स बाहर के फोर्स की बात कर रहा है, ये सराउंडिंग की बात कर रहा है, और ये सिस्टम की बात कर रहा है। अगर मेरा फोर्स ट्रांसफर हो गया, सिस्टम में आ गया, तो फिर मुझे इस फोर्स को दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, वैसे हमने कर दिया यहाँ पे। मुझे पता है इसकी यू वेलोसिटी आ गई, आई फोर्स से है, ये मेरे को मालूम है, फोर्स लगा है पहले, लेकिन मेरे को दिख रही है कि अभी दिख रहा है कि अभी वो फोर्स नहीं दिख रहा। तो मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? मोमेंटम में। मैंने अब किसको कंसिडर कर रहा हूँ? मोमेंटम को कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। तो अब एक चीज देखो कि मुझे वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है, और हमने कहां पे निकाला है मोमेंटम कंजर्व, किन दो पॉइंट के बीच में किया है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट, जस्ट पॉइंट नंबर 1, ये चलना चालू किया यू से, और दूसरा जब दोनों के बीच वेलोसिटी जो है, दोनों का रिलेटिव मोशन जो है वो 0 हो गया, ठीक है। दोनों का रिलेटिव मोशन जो है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई। जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, मैंने क्या बोला, यही वो आखिरी पॉइंट है जब ए बी को अप्रोच कर रहा होगा, इसके जस्ट बाद ए रिपेल होना शुरू हो जाएगा। तो उस समय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं यहां वर्बल बोल रहा हूं, आप उसको नोट्स में डालते चले जाओ, नहीं तो भूल जाओगे। अब मुझे निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। कैसे निकालें, कौन बताएगा? सर सेकंड वाली इक्वेशन को निकाल लेंगे। कौन सी सेकंड इक्वेशन? सर वो सर मोशन की सेकंड इक्वेशन, उसमें वेलोसिटी u बाई, तो सॉरी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट ईयर मैकेनिक्स में भी किए हुए हैं। सर दोनों पे अलग अलग s इक्वल टू यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाएंगे, फिर निकल जाएगा। कैसे करेंगे अर्शिया, बताओ। सब कॉन्सेप्ट भूल गए हो 11th का। अर्शिया कैसे करेंगे? सिद्धार्थ कैसे करेंगे? नहीं रे, कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार सिद्धार्थ। किए रे बाबा, इसको अपन 11th में बहुत बार किए। भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, भूल गए हो सब। एक्सटर्नल फोर्स है क्या यहाँ पे? नो सर।
सिस्टम कैसा है ये? कंजर्वेटिव। फिर सब भूल गए, 11th में नहीं करते थे हम लोग ऐसा? इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी क्या है? हाफ एम यू स्क्वायर है बस। हमें नहीं वो दिया हुआ है कि भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था या बाहर था, तो हम लोग यही मान के चलेंगे भाई इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। अब फाइनल क्या हो गया? ए की काइनेटिक एनर्जी, ए को अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी बची? हाफ एम वी स्क्वायर। बी के अंदर कितनी बची? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। प्लस और कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन पूरे सिस्टम का, ठीक है। तो क्या होता है? Q1 Q2 मतलब क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर, क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसको सॉल्व कर लो, v की वैल्यू आप u/2 ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो क्या हो जाएगा? ये हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ एम यू बाई 2 का स्क्वायर प्लस हाफ एम यू बाई 2 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ मतलब 1, एम यू स्क्वायर बाई 4, राइट। तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? हाफ हाफ 1 हो गया ना, तो एम यू स्क्वायर बाई 4, तो 1/4 एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इधर का मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, होप आप लोग लिखते जा रहे होगे। अब ये कितना हो जाएगा? 1/4 एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 से 4 कैंसिल कर दो, आर की आपको वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो गया? क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कॉन्सेप्ट समझ में आया ये सबको? थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया इसमें एक्सप्लेन करने में आपके लिए। ये एक नया पैटर्न निकल के आया है, ठीक है। ये पैटर्न निकल के आया है 2016 के बाद से, मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत फैशन में, जो 2-3 टॉपिक को मर्ज करके बनते हैं। आजकल ना जो सिंगल टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एक बनता है मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन करके आते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इसके लिए आपको मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, जैसे ये सब आपको छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आ रही हैं, सब फटाफट आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये लगता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मैकेनिक्स आपका रिवाइज कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैकेनिक्स का बहुत बड़ा लॉट आएगा। नीट की बात करें तो नीट में आपके 45 में से मान के चलो 9 क्वेश्चन पिछले साल मैकेनिक्स के थे। जेई की बात करें तो 25 में से मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन मैकेनिक्स के होते हैं। 2 ही मेजर लॉट आते हैं, मैकेनिक्स का मेजर लॉट आता है, और ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी से लेके मैग्नेटिज्म का, ये मेजर लॉट आता है। 6-6 क्वेश्चन, और तीसरा मेजर होता है मॉडर्न फिजिक्स से, 6-6 क्वेश्चन इनके बन के आते हैं। बाकी सारे चैप्टर तो एक आध क्वेश्चन कंसिस्ट करते हैं बस। ये सबको समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? जस्ट रेज योर हैंड, हैंड रेस करो फटाफट से, फटाफट से। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं।
Okay. अब एक चीज देखो, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। हम लोग बात किसकी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की, ये नहीं है टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने ना एक सर्कुलर रिंग ले ली, रिंग, राइट। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है। तो रिंग कौन से प्लेन में रखी है, कोई बता सकता है? YZ। वाई जेड प्लेन पे, बिल्कुल सही, ठीक है। रिंग इज ऑन वाई जेड प्लेन, राइट। अब सेंटर से मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट रखा पी। अब आपको इस पी पे पोटेंशियल निकालना है कि पोटेंशियल कितना होगा इस पी पे। आ रही बात समझ में? समझ में आ रहा है? कौन बताएगा कैसे निकालेंगे? ये DX और ऐसा DQ। क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक है। तो रिंग इज ऑन वाई जेड प्लेन, चार्ज इज क्यू, क्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, एक छोटा सा dx ले लेंगे, ठीक है। और इस dx के कारण यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालेंगे पहले, ठीक है। लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी या इसको चलो लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं लेते, इसको dq लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। चार्ज ऑफ एलिमेंट इज dq, और ये डिस्टेंस r है, ठीक है। या इस डिस्टेंस को x कर लेते हैं, चलो इसको हमने सेंटर से डिस्टेंस x कर दिया और रेडियस को r ले लिया, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस dq के कारण p पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट p बिकॉज ऑफ dq, ठीक है। p पे पोटेंशियल हमें निकालना है इस dq के कारण, ठीक है। कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, यही होगा, क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज हो गया ना। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस से पोटेंशियल कितना होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक की कहानी समझ में आ रही क्या? यस सर। राइट। अब इस डी क्यू को हमको सॉल्व करना है, ठीक है, कुल मिलाकर के, क्योंकि हमें तो पूरे रिंग के कारण चाहिए ना। तो कैसे सॉल्व करें डी क्यू को? DQ में हम लैम्डा ले लेंगे, लैम्डा DX। लैम्डा की जगह मैं ऐसा बोल दूं, डी क्यू की वैल्यू आपकी क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डी एक्स होगी। यस सर। या अगर हमने इसको एक्स लिखा है ना, तो इसको कुछ और लिख लेते हैं, डी आर लिख लेते हैं, तो कंफ्यूज हो गए, डी आर लिख लेते हैं, राइट।
तो ये हो जाएगा आपका Q/4 पाई epsilon naught √r² + x² इंटू dr। ये समझ में आया क्या सबको? ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछते जाओ। अब आपको क्या करना है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है टोटल V निकालने के लिए। तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, Q/4 पाई epsilon naught √r² + x²। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dr, और इसकी लिमिट कहां से कहां होगी? 0 से 2πr होगा क्या? यस सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये Q इंटू 2πr डिवाइडेड बाई 4 पाई epsilon naught √r² + x²। बोलो। ये होगा क्या? कोई दिक्कत, कुछ चीज ना समझ में आ रही हो तो पूछते जाओ। सर वो √r² + x² में जो आ रहा है उसको समझ लिया। वो तो रेडियस है ना बेटा, वो तो कांस्टेंट है ना, रिंग का रेडियस तो कांस्टेंट है ना। अच्छा, इसको dr भी अगर तुम लोग को कन्फ्यूज, इसको ds ले लो यार, इसको ds ले लो। चलो ना, वो r से रिलेटेड है ना x से रिलेटेड है, वो कंफ्यूजन उसके कारण हो रहा है, तो हटा लो उसको, dr भी मत लिखो, ds लिखो। वेरिएबल यहाँ पे खाली x है बच्चों, ध्यान रखना। ये x को कम ज्यादा कर सकते हो तुम, r तो फिक्स होगा ना, रिंग तो मैंने एक रेडियस फिक्स किया होगा ना, वो तो वेरिएबल हो नहीं सकता। ओके सर। है ना? हाँ जी, समझ में आ रहा है? हमने एक रिंग ली है, ठीक है, और रिंग के ऊपर कभी भी अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रिंग के ऊपर का जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये ध्यान रखना। हमने 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, लीनियर, सुपरफिशियल और एरियल। लीनियर, सुपरफिशियल और एरियल। तो रिंग के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा वो कैसा होगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ये डिस्क होता तो क्या हो जाता, ये सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता, अलोंग द एरिया होता, लेकिन ये अलोंग द लेंथ कंसीडर कर रहे हैं हम लोग अभी, राइट। और हम सेंटर से किसी एक डिस्टेंस x पे हम ये निकालना चाह रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस रिंग के कारण, ठीक है। हम सेंटर से एक डिस्टेंस x पे ये निकालना चाह रहे हैं कि मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जैसे मैंने ये ds के छोटे से एरिया से, यहां से एक छोटा सा एरिया जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ये ds जो है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इस छोटे से ds एरिया से मैंने क्या किया, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पोटेंशियल निकाला। अब आप समझने की कोशिश करो, सपोज करो मेरा ds यहाँ पे, इसके कारण भी हो सकता है। सपोज करो मेरा ds यहाँ पे, इसके कारण भी हो सकता है। यही तो मतलब होता है ना एलिमेंट का, कैसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, सपोज करो इसके कारण भी होगा, यहाँ इसके कारण भी हो सकता है। जैसे मैं ऐसे बहुत सारे ds को मिलाऊंगा जब, और ऐसी लाइन खींचूंगा, तो जो शेप दिखेगा, कैसा शेप दिखेगा मेरे को, कौन? कौन दिखेगा ना, ये इमेजिन हो रहा है सबको। ठीक है, तो आप देखो कि ये मैंने डिस्टेंस r जो रेडियस है ये कांस्टेंट है, x मैंने कांस्टेंट रखा है, तो आपको एक कोन मिल रहा है। इसका मतलब ये सारे ds को आपको क्या करना है, जोड़ना है, इसके लिए इंटीग्रेट करना है। तो मेरा इस x और r का तो कोई रोल ही नहीं है। समझने की कोशिश करो ना, x और r का तो कोई रोल ही नहीं। पोटेंशियल अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, पोटेंशियल में वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है मेरे को। सारे चार्ज जो है इसी से हमने तोड़ तोड़ के बनाया, तो सारे पॉजिटिव चार्ज ही होंगे। तो इसीलिए जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो मुझे क्या मिल गया, डायरेक्टली 2πr का मल्टीपल मिल गया। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? सर वो जो डिनोमिनेटर वाला 2πr है वो कहाँ गया? dq इक्वल टू q अपॉन में 2πr dr, वो फॉर्मूले में नहीं रखा। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, मैंने यहाँ उसको लिखना भूल गया ना। ओके, तो ये हो गया q इंटू डी आर बाई 2πr। ठीक है, अब आपने कर दिया q बाई 4πε0 अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको ds कर लो तुम, dr में बार बार कंफ्यूज हो रहे हो ना। ठीक है, yes हो गया। तो आपका 2πr यहीं रहेगा, और ds आपका इंटीग्रेट होगा कहां से कहां तक, 0 से 2πr। तो ये आपको वैल्यू 2πr मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा q बाई 4πε0 अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 2πr डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल कितना आ गया आपका, q बाई 4πε0 अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा हम लोग एक एनालिटिकल पार्ट करते हैं, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी मेंस में 2020 में इसी पे एक क्वेश्चन आया है, तो वो भी मैं कराता हूँ आपको। इसे नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? सर कर लिया ना। पूरा नहीं हटा रहा हूं। मैं इसका डायग्राम दोबारा से रिंग खाली बनाता हूँ। ठीक है, ये आपकी रिंग है, कहीं भी हो सकता है ना पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज है ये। अब इसका आप ग्राफ देखोगे। ठीक है, इसका हम लोग को ग्राफ देखना है। तो देखो, अगर मैं सेंटर पे निकालूं तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेंटर पे? 0 0 हो जाएगी। ठीक है, अभी यहीं से हम लोग बहुत सारी चीजें क्रिएट करेंगे। सेंटर पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा? q बाई 4πε0 r। और अगर मैं r की वैल्यू x की वैल्यू इंफिनिटी कर दूं तो मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। r की जगह x आ जाएगा। अरे, x की वैल्यू अगर मैंने इंफिनिटी कर दी तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा।
यानी सबसे ज्यादा पोटेंशियल सेंटर पे होगा, फिर ये धीरे धीरे पैराबोलिकली कम होने लगेगा। ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। सेंटर पे मैक्सिमम होगा Q/4πε0r, राइट। बनाते जाना साथ साथ में। हो गया। यस सर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब मैंने ना इस रिंग को ऐसा बना लिया, XY प्लेन पे बना रहा हूं। ये पॉजिटिव चार्ज, मेरा सेंटर मैंने लिया O, ठीक है। तो इसका रेडियस R, तो सेंटर एट सेंटर O इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। 0। और पोटेंशियल कितना होगा? अभी निकाला हमने, 0.45 है। ठीक है। अब अगर देखो मैं गॉस लॉ के हिसाब से देखूं, ठीक है, मान लो मैंने आपको बोला ये कहीं पॉइंट P में देता हूं, ठीक है, P पॉइंट। तो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। 0 होगी। यस। पोटेंशियल कितना होगा? Q/4πε0 R। रेडियस जो होगा वो होगा, मेजर करना पड़ेगा। अब मैंने यहां कोई पॉइंट ले लिया Q, एट पॉइंट Q इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। पोटेंशियल, तब देखते हैं पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ठीक है। यार इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -dV/dr, ठीक है। और सपोज करो अगर किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो dV/dr, हम रीजन की बात कर रहे हैं, हम पॉइंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट रीजन नाउ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर कोई ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? dV/dr इज इक्वल टू 0, dV इज इक्वल टू 0 इंटू dr, इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा V इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होना है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग एक, तो यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा, राइट। तो मैं चाहे यहाँ पे O पॉइंट पे लूं, मैं चाहे P पॉइंट पे लूं, मैं चाहे Q पॉइंट पे लूं, हर पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल कितना मिलेगा? Q/4πε0r, Q/4πε0r, ठीक है। तो इसके अंदर का जो रीजन है, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसके अंदर का जो रीजन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, और इस पूरे जगह पे पोटेंशियल वही होगा जो एग्जैक्टली इस सरफेस पे पोटेंशियल, Q/4πε0r। तो ऐसा कोई भी रीजन, एनी रीजन वेयर
electric field is zero, potential must be constant, and it will be a equipotential surface. समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, नोट करते जाओ, ये सब तुमसे सीबीएसई लेवल में पूछते हैं। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहा हूं, किसी को स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है? नो सर। क्योंकि हमने अब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज चालू किया, इसके पहले तक हम लोग, मतलब मैं अब हर जगह तुम्हें ये चीज कनेक्ट करके दिखा रहा हूं कि कैसे मैकेनिक्स तुम्हारी जिंदगी में घुसेगी और पोटेंशियल से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कितने वैरायटी होते हैं। तो पोटेंशियल को हम लोग भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करते चलेंगे कि पोटेंशियल से कॉन्सेप्ट कैसे जुड़ेंगे, कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, बहुत सारी। अभी तो हम लोग चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, यानी कि एक रिंग है, उसके ऊपर चार्ज है, ऑलरेडी चार्ज है। अभी हम लोग इंडक्शन की बात भी करेंगे कि यार मैंने मान लो इस रिंग के अंदर चार्ज है, इसके ऊपर मैंने एक और कंडक्टर वाली रिंग रख दी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो वहां पोटेंशियल का क्या होगा, राइट? सो दीज आर वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स, इसमें आपको बहुत घुसना पड़ेगा। ठीक है, एंड टेक योर टाइम, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा दिमाग के अंदर एडजस्ट होने में। तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है क्या? आई एम डूइंग इट क्वाइट स्लोली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट एवरी कॉन्सेप्ट, कि भाई मेरा सेंटर पे मैक्सिमम पोटेंशियल है। ठीक है, रिंग को अगर रखा है मैंने, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल सेंटर पे मिलेगा। सेंटर पूरी तरीके से आपका इक्विपोटेंशियल जोन होगा। ठीक है, सेंटर आपका पूरी तरीके से इक्विपोटेंशियल जोन होगा, मतलब रिंग का जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द रिंग, वो इक्विपोटेंशियल जोन होगा। और जब आप उस रिंग से एक्स डिस्टेंस उसके सेंटर से आगे जाएंगे या पीछे आएंगे, तो पोटेंशियल आपका धीरे 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 रिड्यूस होने लगेगा। उसका ग्राफ कैसा बनेगा मैंने वही बताया था। ये ग्राफ अभी 2020 के एक पार्ट में डायरेक्टली खाली ग्राफ पूछा हुआ है कि 4 ग्राफ में से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है। ठीक है,